आगे क्या किया इन्होंने, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति की। यानी जो चालुक्य राजवंशों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की। इसमें देखिए चालुक्य शासक शिक्षा एवं साहित्य के महान प्रेमी थे, ठीक है। तो ये क्या बहुत ज़्यादा इसके प्रेमी थे। इन्होंने क्या की, जो शिक्षा का प्रेमी होता है वो क्या काम करता है, स्कूल बनवाता है। क्या बनवाता है, स्कूल। और यूनिवर्सिटी बनवाता है। क्या बनवाता है, यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया, विद्यालय और महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। अपने साम्राज्य में विद्यालय बनवाए और महाविद्यालय। फैन चल रहा है, इसको बंद कर। उन्होंने क्या किया, विद्यालय एवं महाविद्यालयों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। उसके बाद में देखिए साहित्यकार एवं लेखकों को दरबार में संरक्षण दिया। देखिए ये कला के प्रेमी थे, साहित्य के, लिटरेचर के प्रेमी थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो लेखक है और जो साहित्यकार हैं उनको क्या कर दी, संरक्षण का मतलब जगह दे दी अपने दरबार में। और उन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी भी खूब बनवाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संस्कृत भाषा को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, जो चालुक्य राजवंश के राजाओं ने किस भाषा को संरक्षण दिया, संस्कृत को। लेकिन आज संस्कृत क्या है, धीरे धीरे खो गई है, बिल्कुल विलुप्त लैंग्वेज हो गई है। आज उसका कोई औचित्य नहीं रहा। आज कौन सी भाषा का औचित्य है, इंग्लिश का। तो एक ज़माना होता था कभी संस्कृत की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, लेकिन उस समय संस्कृत भाषा को इन्होंने वैल्यू दी थी। फिर इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, अवलंक ने अष्टसती, ये बुक का नाम है। अवलंक विद्वान का नाम है, ये लेखक था। अवलंक ने अष्टसती और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा बुक लिखी। यानी ये जो बुक है, ये जो ब्लैक में दिखाई पड़ रहा है आपको, ये बुक के नाम है और ये इनके राइटर के नाम है। इन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी। ये बहुत बार पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर, बहुत बार आएगा। अवलंक ने, फिर से देखिए, अवलंक ने अष्टसती और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तकें लिखी। ये इनके राइटर है और ये बुक का नाम है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये पूछेगा, अवलंक ने कौन सी बुक लिखी थी, अष्टसती। कौन सी लिखी थी, अष्टसती। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, अष्टसती बुक किसने लिखी थी, अवलंक ने। किसने लिखी थी, अवलंक ने। एक क्वेश्चन कैसे, विज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी थी, मिताक्षरा। मिताक्षरा बुक किसने लिखी थी, विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा बुक किसने लिखी, विज्ञानेश्वर ने। और अष्टसती बुक किसने लिखी, अवलंक ने। किसने लिखी, अवलंक ने। तो उस समय की चालुक्य राजवंश की ये फेमस बुक थी। तो इनका क्वेश्चन पूछ लेते बार बार, अवलंक बुक। ये जाके आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए कन्नड़ भाषा में ग्रंथ, यानी जो कन्नड़ भाषा है उसमें ग्रंथ लिखे इन्होंने। पहला जो ग्रंथ था कवि राजमार्ग, फिर शांति पुराण और गदा युद्ध, ये सारे के सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे। यानी चालुक्य राजवंश के ये प्रमुख ग्रंथ थे। तो पहला कवि राजमार्ग, दूसरा शांति पुराण, तीसरा क्या है, गदा युद्ध। ये सारे के सारे क्या थे, ग्रंथ। क्या थे, ग्रंथ। तो साउथ इंडिया के ये सारे के सारे ग्रंथ है। पहला ग्रंथ बोल के बताइए, कवि राजमार्ग। क्या नाम इसका, कवि राजमार्ग। दूसरा शांति पुराण, तीसरा गदा युद्ध। पहला कवि राजमार्ग, दूसरा शांति पुराण, तीसरा गदा युद्ध। गदा युद्ध, शांति पुराण, कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग। क्वेश्चन पूछ लेगा, चालुक्य राजवंश के अंदर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, बोल। कवि राज, शांति पुराण और गदा युद्ध। आगे देखिए, विल्हण ने क्या है, विक्रम कदेव चरित। विक्रम कदेव चरित प्रमुख ग्रंथ लिखा। और सामदेव सूरी ने, इधर मैं विल्हण लिख देता हूं, सामदेव जो सूरी है उसने क्या किया, काव्यामृत ग्रंथ लिखा। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। देखिए ये भी तो ग्रंथ थे, गदायुद्ध, शांति पुराण और कवि राजमार्ग बुक। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख ग्रंथ थे, क्वेश्चन पूछ लेगा इसके प्रमुख ग्रंथ कौन से थे। एक था विक्रम कदेव चरित। क्या नाम इसका, विक्रम कदेव चरित। दूसरा था काव्यामृत। क्या ये, काव्यामृत। तो ये प्रमुख, यानी ये प्रमुख ग्रंथ थे। ग्रंथ तो ये भी थे, लेकिन ये क्या थे, बिल्कुल मेन थे, विक्रम कदेव चरित और काव्यामृत। विक्रम कदेव चरित किसने लिखा था, विल्हण ने। और काव्यामृत किसने लिखा था, सामदेव सूरी ने। सामदेव सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा बताइए।
सामदेव सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्यामृत। विल्हण ने कौन सा लिखा? विक्रम कदेव चरित। क्या है? विक्रम कदेव चरित। क्या है? विक्रम कदेव चरित। ये किसने लिखा? विल्हण ने। किसने लिखा? विल्हण ने। तो विल्हण का प्रमुख जो बहुत फेमस ग्रंथ है भाई, और सामदेव सूरी का काव्यामृत। सामदेव सूरी का काव्यामृत। सामदेव सूरी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? काव्याग्रंथ। तो इसके ये देखिए कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखे गए कवि राजमार्ग, शांति पुराण और गदायुद्ध। लेकिन प्रमुख कौन से थे? बिल्कुल जो मेन थे वो विक्रम कदेव चरित और काव्यामृत। तो क्वेश्चन पूछ लेगा विल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बताइए। सामदेव सूरी ने काव्यामृत। ठीक है, आगे बात समझ में। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखना। आगे देखिए फिर क्या हुआ। ये सारा का सारा हमने चालू शासकों की जो उपलब्धियां ये हमने कर ली। ठीक है, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया, कला साहित्य के प्रेमी थे और इन्होंने ये सारी की सारी चीजें की। ठीक है, और तुम्हारी बुक में एक थोड़ा सा है प्रशासनिक व्यवस्था है और उसका आर्थिक क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। किसके पढ़ेंगे? पल्लव वंश। देखिए हमने पढ़ लिया पल्लव वंश, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ लिया। एक बार फिर से देखिए बोर्ड पे, यानी जो ये इंडिया है, ध्यान सुनिए, जो हमने पढ़ा था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश भारत के किस राज्य में पढ़ते हैं? कर्नाटक में। यानी जो आज का कर्नाटक, वहां पे क्या था? चालुक्य वंश। तो देख लीजिए कर्नाटक का रीजन, यहाँ पे क्या था? चालुक्य वंश। क्या था? चालुक्य वंश। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन आए? चालुक्य। चालुक्य को हराने के बाद फिर कौन आए? राष्ट्रकूट। कौन आए थे? राष्ट्रकूट। फिर राष्ट्रकूटों को हराने के बाद फिर से कौन आ गए थे? चालुक्य। पहले वाले चालुक्य क्या थे? बादामी के चालुक्य। और दूसरे वाले कौन से थे? कल्याणी के चालुक्य। कौन से थे? कल्याणी के चालुक्य। ये चीज हमने पढ़ लिया। अब देखिए हम इधर ही चालुक्य था, इधर ही राष्ट्रकूट था। अब हम बात करेंगे पल्लव की। किसकी बात करेंगे? पल्लव की। देखिए भारत का जो ये रीजन है, यहाँ पे पल्लव राजा थे। क्या थे? पल्लव राजा। पल्लव शासक यहाँ पे रूल करते थे और पल्लव शासक यहाँ पे पल्लव भी रूल करते थे। और पल्लव से फिर क्या करते? पल्लव को हरा के कौन आगे? चोल। कौन हरा गए? चोल। तो पल्लव ने यहाँ पे रूल किया और चोल ने भी। तो चोल और पल्लव एक जगह थे, चालुक्य और राष्ट्रकूट है एक जगह थे। बाद में आगे समझे, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पल्लव, और पल्लव को हराने के बाद क्या जाएंगे? चोल। कौन आएंगे? चोल। तो आइए हम देखते हैं कि पल्लव वंश। पल्लव वंश में खास बात याद रखना, जितने भी राजा मिलेंगे वर्मन मिलेगा। उनके पीछे क्या मिलेगा? वर्मन। बस थोड़ा सा याद रखना, जिस राजा के पीछे मिल जाए वर्मन, क्या मिलेगा? वर्मन। तो जितने भी वर्मन आएंगे, आदित्य वर्मन, नंदी वर्मन, ये सारे के सारे, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, ये सारे के सारे कौन से राजा है? पल्लव राजा। कौन से? ये पल्लव राजा। तो एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखना, पल्लव जितने वंश के राजा ज्यादातर वर्मन मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्मन। तो इसमें देखिए इनका एरिया कहां बताइए, कह रहा कि भारत के सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण का मतलब ये पूरा का पूरा, यानी पूरा दक्षिण के अंदर बिल्कुल लास्ट तक, सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का उत्थान हुआ। इस प्रदेश को ध्यान सुनिए, जहां पे पल्लव थे, यानी सुदूर दक्षिण में थे जहां पे पल्लव राजवंश, इसको तमिल प्रदेश भी बोलते थे। क्या बोलते थे? तमिल प्रदेश। तमिल प्रदेश क्यों बोलते थे? क्योंकि एक चीज नोट कीजिए, ये किस भाषा को ज्यादा प्रेफर देते होंगे? तमिल को। किसको देते होंगे? तमिल को। तो इसको बोलते थे तमिल प्रदेश। क्या बोलते थे? तमिल प्रदेश। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन पूछेगा, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कांची को। कांची को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कांची को कांचीपुरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांचीपुरम। तो कांची को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन पूछेगा पल्लव वंश की राजधानी का नाम बताइए। क्या है? कांची। पल्लव वंश की राजधानी कांची। फिर आगे देखिए इस जो पल्लव वंश है ना, इन्होंने जो अपनी शुरुआत कर दी थी पल्लव वंश के राजा ने 3री शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में कर दी थी? 3री शताब्दी में। यानी इन्होंने जो नींव रख दी थी वो 3री शताब्दी में रख दी थी, यानी 3rd सेंचुरी के अंदर इन्होंने क्या अपने राजवंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, 3री शताब्दी के अंदर। फिर बाद में देखिए इसमें क्या है, शिव स्कंद वर्मा और विष्णु गोपाल। शिव स्कंद वर्मा और विष्णु गोपाल आदि आरंभिक शासक थे। इनके शुरू के शासक थे, ये शुरू के शासक थे। पहला शासक था शिव स्कंद वर्मा और विष्णु गोपाल, और कुछ और शासक थे, ये स्टार्टिंग के राजा थे, यानी शुरू में जब 3री शताब्दी, 4थी शताब्दी, 5वीं शताब्दी। लेकिन ये कह रहा है कि पल्लव की महानता, यानी पल्लव महान कैसे बने, पल्लव की महानता का काल कब शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी में। कब शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी में, यानी 300 सालों के बाद इनका क्या है, महानता का काल स्टार्ट हुआ। किसके समय में? सिंह विष्णु के समय में। किसके समय में? सिंह विष्णु के समय में। लेकिन देखिए
लेकिन रियल में जो पल्लव थे महान बने, पावरफुल बने, तो उसका जो पहला राजा था शिव विष्णु। कौन था? शिव विष्णु। और शिव विष्णु के समय में ये सारी चीज स्टार्ट हुई। लेकिन इसके पहले कई बार राजा पूछ लेते हैं, लेकिन ये थोड़े से राजा शासक था, थोड़े से वीक थे इतने। पल्लव वंश की स्थापना कहाँ पे? सुदूर दक्षिण में, भारत के सुदूर दक्षिण में, बहुत दूर दक्षिण में। पल्लव में स्टार्टिंग कब हुई थी? 3री शताब्दी में। लेकिन 6ठी शताब्दी में महान राजा कौन थे? शिव विष्णु। शिव विष्णु के समय में ये महानता पे चला गया था। देखिए शिव विष्णु जो 575 से लेके 600 ईस्वी तक क्या है? पल्लव वंश का शासक रहा। तो इनका टाइम जरूर याद रखना, कई बार टाइम भी पूछ लेंगे। 575 से लेके 600 ईस्वी तक शिव विष्णु का ये समय है। साथ के साथ लिखोगे अपने आप लर्न हो जाएगा। फिर देखिए ये एक महान शासक था, इसने कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो ये साउथ इंडिया में दोनों नदियां हैं, कावेरी और कृष्णा नदी, कावेरी और कृष्णा नदी। तो इस जहां तक ये कावेरी और कृष्णा नदी है वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? शिव विष्णु ने। फिर आगे देखिए साहित्य एवं कला को इसने क्या दिया? संरक्षण दिया। फिर बाद में देखिए संस्कृत के महान कवि भारवी उसके दरबार में था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा शिव विष्णु के दरबार में संस्कृत का एक महान कवि कौन सा था? भारवी। उसका नाम क्या था? भारवी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा भारवी किसके दरबार में था? शिव विष्णु के। तो कैसे ऐसे पूछेगा शिव विष्णु के दरबार में कौन सा एक संस्कृत का कवि था? भारवी। भारवी एक संस्कृत का महान कवि था, बहुत ज्यादा इसको संस्कृत आती थी। उसके देखिए आगे, उसके समय में महाबलीपुरम जो नगर है कला का केंद्र बन गया था। यानी महाबलीपुरम जो नगर है वो क्या है? कला का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था महाबलीपुरम। उसने देखिए उसने चोलों को परास्त किया, यानी चोलों को हरा दिया और चोल मंडल पर अधिकार कर लिया, यानी जो चोल मंडल का एरिया था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में? शिव विष्णु के बारे में। ठीक है, किसके बारे में थी? शिव विष्णु के बारे में। ठीक है, उसने अपना विस्तार किया। भारवी जो कवि था, ये 2-3 चीजें इसके बारे में याद रखना। आगे देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये याद रखना, प्रथम द्वितीय प्रथम इनमें कंफ्यूज होगी, ध्यान से पढ़ोगे नहीं। पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रथम। तो इसका समय 600 से लेके 630 ईस्वी तक था। फिर देखिए शिव विष्णु के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन शासक बना, यानी महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना। तो क्वेश्चन ये पूछेगा शिव विष्णु का बेटा कौन था? महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या था ये? प्रथम। तो ये शासक बन गया। इसके समय में पल्लव और चालुक्य का संघर्ष हुआ, यानी आपस में इनके बीच में क्या हुए? युद्ध हुए। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पल्लव और जो पल्लव थे और एक साइड में कौन थे? चालुक्य थे। तो उनका जो साम्राज्य था मिलता था, क्योंकि पड़ोसी लड़ते हैं, घर घर वाले लड़ते हैं, तो ये रीजन होता है। तो आसपास में थे, तो इसलिए क्या इनके बीच में संघर्ष हुआ। जैसे संघर्ष हुआ तो उसमें चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने वहां पे आक्रमण कर दिया। कांची को तो इन्होंने बचा लिया, इनकी राजधानी कांची थी, मैंने पहले ही बताया था पल्लव की राजधानी कांची थी। कांची की तो इन्होंने सुरक्षा कर ली, लेकिन इनका एक प्रमुख शहर था वेंगी। वेंगी को क्या कर लिया? छीन लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने इनसे क्या वेंगी को छीन लिया। और हमने पहले भी पढ़ा था वेंगी को छीन कर उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का गवर्नर बना दिया था। विष्णुवर्धन को वहां का गवर्नर बना दिया था। बाद में विष्णुवर्धन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और उसने क्या वेंगी के चालुक्य की वहां पे साम्राज्य की स्थापना करती थी। वो चीज हमने पहले पढ़ी थी। तो वेंगी पहले किसका हिस्सा होता था? पल्लव का। बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने छीन लिया था और अपने भाई को। जैसे कई बार साहित्य और ललित कला का ये बड़ा प्रेमी था, ये एक कवि भी था, एक गायक भी था। तो साहित्य और ललित ये सारी की सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। आगे देखिए मत विलास प्रहसन, ये जो नामक संस्कृत ग्रंथ है उसके समय में लिखा गया। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना मत विलास प्रहसन। ठीक है, तो इनके बारे में जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे ना, स्टडी करोगे तो ये बुक देखना, खोल खोल के देखना। बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ये सारी चीजें तो तुमने पढ़ी, देखना इनमें क्या क्या लिखा गया था, कैसी चीजों में पता चलता है। आगे देखिए त्रिचनापल्ली, चिंगिलपुट, अर्काट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की। यानी इस राजा ने क्या किया? महेंद्र वर्मन राजा ने त्रिचनापल्ली ये जो शहर है, चिंगिलपुट ये भी शहर है, अर्काट ये भी एक शहर है, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की। तो कभी भी साउथ इंडिया में इन शहरों में जाओगे, त्रिचनापल्ली, चिंगिलपुट और अर्काट, यहाँ पे जितने भी मंदिर देखोगे तो समझ जाओगे ये सारे मंदिर किसने बनवाए थे? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और ये जो सारे के सारे मंदिर आपको पता है पहाड़ों को और चट्टानों को काट काट कर बनाए गए थे। तो ये इसी के समय बनाए गए थे। आरंभ में यह जैन था। क्या था? जैन। यानी इसका जन्म जैन घर में हुआ था। बाद में वह शैव बन गया था, यानी शैव मत को मानने लगा था, यानी हिंदू वो बन गया था। तो ये हमने पढ़ा था
महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। समझ गए ना? फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। पल्लव वंश का पहला राजा सिंह विष्णु, उसके दरबार में महान कवि कौन था? भारवी। कौन था? भारवी। उसके बाद में उसका बेटा कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। कब से कब था? 600 से 630 ईस्वी तक। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन ने क्या किया? इसके समय में लड़ाई हुई किसके साथ में? चालुक्य और पल्लव की। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको जीत लिया था? वेंगी को। इसी के समय में जीत लिया था, ये वाला कोई बात नहीं। लेकिन साहित्य और कला का ये बड़ा प्रेमी था, कवि था, गायक था। इसके समय में एक ग्रंथ लिखा गया था, क्या नाम था? मत विलास प्रहसन। क्या नाम था इसका? मत विलास प्रहसन। ये संस्कृत का एक ग्रंथ था। तो इसने त्रिचनापल्ली, चिंगिलपुट और अर्काट में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। स्टार्टिंग में क्या था? बौद्ध था, स्टार्टिंग में क्या था? जैन था, बाद में क्या बन गया? ये शैव बन गया। क्या बन गया? शैव बन गया। तो इन शहरों के नाम बताइए। पहला कौन सा शहर है? त्रिचनापल्ली। देखो त्रिचनापल्ली, पल्ली बेरा ना, पल्ली चना चना खाते हैं, तीन। अरे समझ गए ना? अरे नाम ये त्रिचनापल्ली। क्या ये? त्रिचनापल्ली। ये चिंगिलपुट। क्या ये? चिंगिलपुट। ये क्या है? अर्काट। अर्काट। अब हम बात करेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम की। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक इन्होंने क्या शासन किया? 630 ईस्वी से लेकर 668 तक किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और आपको पता होगा 575 से लेकर 600 ईस्वी तक किसने राज किया? सिंह विष्णु ने। किसने किया? सिंह विष्णु। और 600 से लेकर 630 ईस्वी तक किसने राज किया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किसने किया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आगे 630 से 668 तक ये शासन करेंगे। इसने लिख रखा है ये महेंद्र वर्मन का पुत्र था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र कौन था? बताइए। नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका ये पुत्र था महेंद्र वर्मन का। इसके बाद देखिए उसके समय में पल्लव का बादामी के चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ है। यानी जो चालुक्य थे बादामी, इनके साथ में क्या होता था? निरंतर युद्ध होते रहते थे, संघर्ष होते रहते थे। किसका? पल्लव का। पल्लव का इस समय में, इसके समय में, यानी कहने का मतलब क्या? नरसिंह वर्मन के समय में इनके साथ में युद्ध होते रहते थे। इसके बाद में देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पे क्या किया? आक्रमण। क्योंकि वो बादामी के जो चालुक्य है वहाँ का एक प्रतापी राजा था, इसने यहाँ पे आक्रमण किए। और जो ये युद्ध हुए, इन युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। यानी क्वेश्चन पूछ लेगा पुलकेशिन द्वितीय किसके साथ युद्ध करते हुए मारा गया? पल्लव के साथ। किसके साथ में? पल्लव के साथ। जब इनके साथ लड़ाई हो रही थी, युद्ध में मारा गया। पल्लव ने चालुक्य के दक्षिणी भाग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी दक्षिण भाग है वो अधिकार कर लिया और जो मैसूर तक अपना साम्राज्य फैला लिया। यानी पल्लव ने क्या किया? जो चालुक्य का एरिया है उसको अपने एरिया में मिला लिया और जो मैसूर है वहाँ तक अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में देखिए इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया? चोल को, चेर को और पांडे को भी क्या किया? परास्त किया। ये भी साउथ इंडिया के साम्राज्य थे, इनको भी इसने हरा दिया। इसके बाद में देखिए महाबलीपुरम और इसी का नाम है मामल्लपुरम। एक ही बात है, एक ही जगह का नाम है। महाबलीपुरम आ जाए या मामल्लपुरम, तो महाबलीपुरम है या मामल्लपुरम है, इसमें मंदिरों का निर्माण करवाया ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन पूछेगा महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के अंदर मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मामल्लपुरम ये करवाया नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, प्रथम ने। इसके बाद में देखिए ये जो निर्माण करवाया, जो अब मामल्लपुर के रथ मंदिर से प्रसिद्ध है, यानी जो मामल्लपुर के अंदर रथ मंदिर कहलाते हैं वो निर्माण इन्हीं ने कराया था। क्वेश्चन पूछेगा, देखिए तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम, देखिए रथ मंदिर कहाँ पे है बताइए? महाबलीपुरम। रथ मंदिर कहाँ पे है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के अंदर कौन से मंदिर है फेमस? रथ मंदिर सबसे फेमस रथ मंदिर है। और रथ मंदिर आपने देखा होगा, कोई नोट है 50 का, 100 का, 200 का, देखना आप का एक काम करना कि किस नोट के ऊपर रथ मंदिर है, 50 का, 100 का, 200 का, या गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि जो नोट है ना हमारा, तो 50 का या 100 का है, 20 का है, किसके ऊपर क्या रथ मंदिर है, तो वो देखना। तो उसके ऊपर रथ मंदिर दिखा रखी है। ठीक है, गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो रथ मंदिर कहाँ पे है? मामल्लपुरम में या महाबलीपुरम में। ये किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद में देखिए उसके समय में जो चीनी यात्री है हेनसांग, वो भी कहाँ पे आता? कांची में। कहाँ पे आता? कांची में। और हेनसांग वही है जो जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। हेनसांग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वही हेनसांग है चीनी यात्री, वो इनके दरबार में यानी इनकी राजधानी कांची में आता। तो कांची किसकी राजधानी थी? पल्लव की। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद में देखिए उसका पुत्र,
उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय। देखो एक पहले आया था महेंद्र वर्मन, आया था ना महेंद्र वर्मन, लेकिन ये महेंद्र वर्मन द्वितीय है, ये 668 से 670 इसने 2 सालों तक शासन किया। फिर उसके पश्चात उसका पुत्र, यानी ये किसका पुत्र है, महेंद्र वर्मन द्वितीय का, उसका नाम था परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये 670 से 695 तक राजा रहा। देखिए यानी इनके बाद में ये शासक बने, ये 670 तक रहा, ये 695 तक। इसको फिर से देखिए सीरीज में, यानी फिर से स्टार्टिंग में देखिए, पहला राजा कौन था, श्री विष्णु। श्री विष्णु का पुत्र कौन था, महेंद्र वर्मन। श्री विष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन का पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय। वो पहले वाला महेंद्र वर्मन प्रथम था, क्या था, महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर से देखिए, पहला राजा कौन था, श्री विष्णु, दूसरा राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, उसका बेटा कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का बेटा कौन था, महेंद्र वर्मन द्वितीय, और महेंद्र वर्मन द्वितीय का बेटा कौन था, परमेश्वर वर्मन प्रथम। क्या नाम इसका, परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम, तो इस तरह याद रखना। पहला फिर से बताइए, श्री विष्णु, पहला कौन सा है, श्री विष्णु, उसके बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर कौन सा है, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर है महेंद्र वर्मन द्वितीय, एक बार महेंद्र फिर नरसिंह फिर महेंद्र, महेंद्र नरसिंह महेंद्र, महेंद्र नरसिंह महेंद्र, ऐसे याद रहोगे। फिर क्या आएगा, परमेश्वर, क्या आएगा, परमेश्वर। आगे समझे नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन थे, ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या 695 से लेकर 722 तक शासन किया, 695 से लेकर 722 तक शासन किया। ये देखिए जो हमने पहले पढ़ा था, परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र था, ये परमेश्वर वर्मन का पुत्र था। क्वेश्चन पूछ लेगा, परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए द्वितीय तो इसका पुत्र था, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम किसका पुत्र था, महेंद्र वर्मन का। समझ गए ना, ये महेंद्र वर्मन कौन सा है, प्रथम है, ये कौन सा है, प्रथम। आगे देखिए, इसने क्या किया, इसका समय शांति का रहा, इसमें ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, यानी कौन से पल्लव जो शासक है उसका समय शांति का रहा, बताइए। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं, शांति का समय हुआ, यानी ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं हुए, तो ठीक ठाक समय गुजरा। ये 695 से लेकर 722 तक ये शांति का समय रहा। देखिए फिर इसमें क्या है, कांची में कैलाशनाथ मंदिर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांची के अंदर कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के अंदर कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांची के अंदर कैलाशनाथ मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है, कांची में। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है, कांची में। रथ मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। रथ मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम। और कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है, कांची में। तो रथ मंदिर किसने बनवाए थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, और कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और इसने क्या किया, यानी कांची में तो कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, और इसने क्या महाबलीपुरम में के तट पे भी क्या है, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने, ये बहुत सारे मंदिर बनवाए। विद्वान दंडी, इसका नाम याद रखना, विद्वान दंडी, ये विद्वान था, इसका नाम था दंडी। इसने 10 कुमार चरित नामक ग्रंथ रखा इसके समय में, यानी ये काव्य रखा, नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। यानी क्वेश्चन पूछ लेगा, दंडी विद्वान ने कौन से ग्रंथ की रचना की, इसका नाम है 10 कुमार चरित। क्या है, 10 कुमार चरित। क्वेश्चन पूछेगा, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की, दंडी ने। 10 से याद रखना, दंडी, क्या रखोगे, 10 से दंडी, 10 आ गया तो दंडी, 10 कुमार रचित दंडी किसने की, दंडी ने। और कैलाशनाथ मंदिर कांची, कैसे समझे, अरे समझ रहे हो ना, मैं वही तो बता रहा हूँ एकदम। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है, कांची में। तो कैसे कांची, कैसे कांची, कैसे कैलाशनाथ मंदिर, समझ गए ना। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है, कांची में। 10 कुमार चरित की रचना किसने की, दंडी ने। ये किसके समय में था, विद्वान, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में विद्वान कौन था, दंडी। कौन था, दंडी। आगे बात समझ में। फिर आगे देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में उसका जो पुत्र था परमेश्वर वर्मन द्वितीय। क्या था, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। क्या था, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसके बाद में ये राजा बना। फिर आगे देखिए, इसके बाद में क्या हुआ,
उसके अंतिम समय में यानी उसके आखिरी समय में चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ। इनकी फिर से चालुक्यों के साथ में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। देखो इसका समय शांति का था, इसके समय में आखिरी समय में क्या होगी, फिर से चालुक्यों के साथ में क्या होगी, लड़ाई होगी। क्या होगी, लड़ाई। बहुत सारे संघर्ष चले। उसके उत्तराधिकारी यानी उसके बाद में जो राजा बने, दंतीवर्मन, नंदीवर्मन और अपराजित। ये बुक में लगेगा कि नाम है, अपराजित मतलब हरा दिया। अपराजित का मतलब जो कभी नहीं हारे, समझे ना। पराजित मतलब हारने वाला और अपराजित मतलब जिसको कोई हरा ना सके, बोलते हैं। 3 ये इसके उत्तराधिकारी थी, दंतीवर्मन, नंदीवर्मन, अपराजित। ये अयोग्य निकले यानी ये एबल नहीं थे। अयोग्य का मतलब क्या था, वो राज करने के लायक नहीं थे, निकम्मे थे, समझ गए ना। अयोग्य उसी को बोलते हैं जो राज करने के योग्य नहीं। तो उसके उत्तराधिकारी ये तीनों राजा थे। फिर आगे देखिए, चोल शासक आदित्य प्रथम ने क्या किया, 893 में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित को आक्रमण करके इसको मार डाला और इसके साथ में ही पल्लव साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, पल्लव वंश का आखिरी राजा कौन था, अपराजित। कौन था, अपराजित। पल्लव वंश का आखिरी राजा अपराजित। और पल्लव वंश का जो महानतम राजा, स्टार्टिंग का जो राजा था वो क्या था, शिव विष्णु। शिव विष्णु को मान लेते हैं, लेकिन शिव विष्णु से पहले कई और राजा थे, लेकिन ज्यादातर क्या हम शिव विष्णु को ही मानते हैं, जिसने 575 से लेकर 600 ईस्वी तक रूल किया। अरे कहने का मतलब क्या, देखो ये रूल कब करने लगे, 575 में। कब करने लगे, 575 में। कहां तक रूल किया, 893 तक। कितने तक दिया, 893 तक। तो देखिए मैंने पल्लव वंश के बारे में एक बात बताई है कि पल्लव वंश के राजा मोस्टली उनके पीछे नाम आता है वर्मन। क्या आता है, वर्मन। वर्मन नाम आएगा तो सोच लेना किसका राजा है, पल्लव वंश का। तो पल्लव वंश का जो पहला शक्तिशाली राजा कौन था, शिव विष्णु। और आखिरी कौन था, अपराजित। आखिरी राजा कौन था, अपराजित। अब हम बात करेंगे चोल वंश की। जो चोल वंश है, चोल राजवंश है, ये कहाँ पे था आपको पता ही है, साउथ इंडिया में था। तो ही इसने लिखा है, चोल वंश सुदूर दक्षिण में प्राचीन राजवंश में एक था। प्राचीन मतलब पुराने, यानी जितने भी पुराने राजवंश है उनमें से क्या है, चोल वंश एक था। सुदूर दक्षिण में यानी बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर था ये। आगे देखिए, संगम काल यानी 1000 ईस्वी से लेके 250 ईस्वी तक का समय को बोलते हैं संगम काल। संगम काल में चोल काफी शक्तिशाली थे, यानी इधर ये पावरफुल थे। इसके बाद देखिए, 200 वर्षों से अधिक समय में चोलों ने तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तंग नहीं है क्या, ये तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा जो नदी है उसके जो भू प्रदेशों पर उन्होंने क्या किया, शासन किया। और जो भारत का अरब सागर का रीजन है, कौन सा है, अरब सागर। तो आपको पता है ना अरब सागर, अरब सागर के अंदर जितने भी द्वीप है, अरब सागर के अंदर छोटे छोटे द्वीप है, वहां पे भी इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ये इस समय की बात है, स्टार्टिंग फेज की बात है। फिर देखिए इसने एक वर्ड बताया है कि जो चोल शब्द है उसकी उत्पत्ति, यानी ये चोल शब्द कहाँ से आया, ये तमिल भाषा के जो चूल शब्द से आया है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, चोल जो शब्द किस शब्द से आया है, तमिल भाषा के चूल शब्द से आया है। और ये चूल शब्द से आया है, इसका अर्थ होता है भ्रमण करने वाला। चूल का मतलब क्या होता है, भ्रमण करने वाला। ये तमिल भाषा का शब्द है चूल। चूल का मतलब होता है भ्रमण करने वाला, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। तो इनकी देखिए स्टार्टिंग कंडीशन बताती है, ये भ्रमण करने वाले थे। चोल इसलिए बोला गया इनको क्योंकि ये स्टार्टिंग में उत्तर भारत में थे। उत्तर भारत से कहाँ पे आ गए थे ये, दक्षिण भारत में। यानी पहले ये उत्तर भारत में थे, भ्रमण करते करते कहाँ पे आ गए थे, दक्षिण भारत में। इसलिए इनको क्या बोला गया, चूल। क्या बोला गया, चूल। और चूल का अर्थ क्या होता है, भ्रमण करने वाले। और स्टार्टिंग में इन्होंने आपको बता दिया कि इन्होंने 200 साल जो तुंगभद्रा नदी है इनके आसपास के रीजन पे शासन किया। फिर आगे देखिए, करी काल, ध्यान सुनिए, करी काल जो शुरुआती शासक है उसमें महान था। क्वेश्चन ये पूछ लेगा, चोल वंश के शुरुआती शासकों में महान शासक कौन था, करी काल। क्या नाम है इसका, करी काल। करी काल जो राजा था, चोल राजवंश के शुरुआती जो राजा थे इनमें महान था। उसने क्या किया, साम्राज्य में बहुत ज्यादा उन्नति की थी। उसने क्या, अपने साम्राज्य की बहुत ज्यादा उन्नति की थी। किसने की थी, करी काल ने। करी काल ने अपने साम्राज्य की बहुत ज्यादा तरक्की की थी। फिर आगे देखिए, उसने क्या किया, कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन ही पूछेगा, करी काल ने किसको राजधानी बनाया था, कावेरी पट्टनम। करी काल ने राजधानी किसको बनाया था, कावेरी पट्टनम। इसने कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बना दिया। और कुछ समय बाद इनकी शक्ति क्या कमजोर पड़ने लगी, यानी धीरे धीरे देख, एक बार तो पूरी की पूरी जो इनकी शक्ति थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे 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 शक्ति कमजोर पड़ने लगी। और कोई भी साम्राज्य की शक्ति कैसे कमजोर पड़ती थी, युद्धों में खर्चा लग जाता था, सैनिक मारे जाते थे, तो उनकी शक्ति क्या पड़ती थी, कमजोर।
तो इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। तो इसके बाद में क्या है, देखिए ये शक्ति कमज़ोर पड़ गई, लेकिन फिर से दोबारा से उठा ये राजवंश। देखिए बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, एक बार स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग के समय देखिए, यहाँ समय देखिए 1000 से 200, यहाँ पे शक्तिशाली थे, यहाँ पे क्या थे, शक्तिशाली। फिर धीरे धीरे आते क्या है, कमज़ोर पड़ गए। क्या पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। अब देखिए जैसे ही कमज़ोर पड़े, लेकिन दोबारा से इनकी शक्ति को पुनः जागृत किसने किया, वो शासक है, इसके जो पहले शासक है ये पावरफुल थे, इसका नाम है विजाल्य। क्या नाम है, विजाल्य। इन्होंने 850 से 871 तक राज किया। तो विजाल्य जो शासक थे, देखिए इसने दिखा रखा, 9वीं सदी में चोल शक्ति की पुनः स्थापना में प्रमुख योगदान विजाल्य का था। यानी विजाल्य ने क्या किया, 9वीं सदी में, देखिए जो पहली और दूसरी सदी है, दूसरी तीसरी सदी में, यानी ये शक्तिशाली थे। धीरे 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 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक ये कमज़ोर होते रहे, लेकिन 9वीं शताब्दी के अंदर दोबारा से पुनः होता, दोबारा पुनः से स्थापना की। यानी इसकी जो चोल शक्ति है धीरे धीरे खो गई थी ना, चोल शक्ति धीरे धीरे खो गई थी, लेकिन पुनः शक्ति को रिवाइव किसने किया, इन राजा का नाम क्या था, विजाल्य। क्या नाम था, विजाल्य। और कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। देखिए इसका दिखा रखा, आगे देखिए। फिर विजाल्य ने क्या किया, पल्लवों और पांडवों के संघर्ष का फायदा उठा दिया। देखिए यहाँ पे पल्लव और पांडव आपस में लड़ रहे थे, तो इस चीज का फायदा किसने उठाया, विजाल्य ने। विजाल्य ने क्या किया, देखो ये तो लड़ रहे थे, पांड्य और पल्लव आपस में लड़ाई में बिजी थे, तो इसने क्या किया, पांड्य से तंजौर को छीन लिया। पांड्य से इन्होंने क्या है, तंजौर को छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन ये पूछेगा, विजाल्य ने पांड्य से किस शहर को छीना था, तंजौर शहर को, और उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तंजौर। बाद में उसने क्या है, पांड्य से छीन लिया तंजौर को और तंजौर को राजधानी बनाया। देखिए इधर जो कार्यकाल थे, इसने राजधानी क्या बनाया था, कावेरीपट्टनम। क्या बनाया था, कावेरीपट्टनम। लेकिन इसने आने वाले समय में क्या है, कावेरीपट्टनम से क्या कर दिया, जो राजधानी वो क्या बना दिया, तंजौर। और तंजौर किससे छीनी थी इसने, पांड्य से। इसके बाद में देखिए उसने चोलेश्वरम में, ये जगह है चोलेश्वर में शिव मंदिर बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, चोलेश्वर का जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया था, विजाल्य ने। किसने बनाया था, विजाल्य ने। तो ये शिव मंदिर है, बहुत अच्छा शिव मंदिर है चोलेश्वरम में। फिर आगे देखिए, इस शासक के बाद देखिए आदित्य प्रथम आए। आदित्य प्रथम का नाम हमने पहले भी सुना, 871 से लेकर 907 तक, इसके बाद में, ठीक है। ये विजाल्य का पुत्र था। विजाल्य का पुत्र कौन था, आदित्य प्रथम। कौन था, आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम के फादर कौन थे, विजाल्य। कौन थे, विजाल्य। तो इसने क्या किया, देखिए 893 में अपराजित को परास्त करके, अपराजित किसका शासक था, ये पल्लव का आखिरी शासक कौन था, अपराजित। पल्लव वंश का आखिरी शासक कौन था, अपराजित। तो 893 में इसने अपराजित, जो पल्लव वंश का आखिरी शासक था, को परास्त करके इसको मार दिया और तोंड मंडल पर अधिकार कर लिया। जो तोंड मंडल का एरिया है उसके ऊपर क्या कर दिया, इसने अधिकार कर लिया। इसने क्या किया, अपनी राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिर बनाए, क्योंकि देखिए शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे, शैव मत को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसने क्या किया, शिव मंदिर बहुत ज़्यादा बनवाए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, आदित्य प्रथम की। किसकी बात कर रहा है, आदित्य प्रथम की। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में जो शासक बने वो थे प्रांतक प्रथम। क्या नाम था इसका, प्रांतक प्रथम। इसके बाद में 907 से लेकर 950 तक प्रांतक प्रथम ने शासन किया। देखिए प्रांतक ने श्रीलंका और पांड्य शासक, श्रीलंका और पांड्य शासक, पांड्य शासक थे राज सिंह, यानी श्रीलंका के शासक थे, और ये पांड्य शासक थे राज सिंह, को क्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया। अब हम बात करेंगे राजा राज प्रथम की। देखिए राजा प्रथम, इन्होंने 985 से लेके 1014 तक रूल किया। ये चोल वंश के शासक थे, राज प्रथम। देखिए इसने क्या किया, चोल वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित किया। देखिए ये चीज़ हमने जान ली थी कि 950 से लेके 985 तक ये जो सारे के सारे शासक वीक थे, तो यहाँ पे क्या है, जो चोल साम्राज्य है उसका क्या हो गया था, धीरे धीरे पतन हो गया था। यानी चोल शासक धीरे धीरे क्या है, कमज़ोर बन गए थे। 950 और 985 के बीच में चोल शासक बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, और इसके बाद में इन्होंने दोबारा से शक्तिशाली बनाया, पुनः रिवाइव करवाया। ये काम किसने किया, चोल शासक राजराज फर्स्ट ने। ये क्या एक महान विजेता था, इसके साथ साथ में एक कुशल प्रबंधक भी था। कला एवं साहित्य का भी इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा संरक्षण किया। ठीक है, तो ये इस राजा की खास विशेषियत थी। फिर आगे देखिए, ऐरावतेश्वर का मंदिर
का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने। ठीक है, तो ये इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराज जो प्रथम थे बहुत ही कुशल राजा थे, अच्छे राजा थे। इसके बाद में देखिए क्या हुआ, इसके बाद में जो राज आए वो राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, इसी को राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल भी बोलते हैं। इसने 1014 से 1044 तक भारत के इस रीजन पे रूल किया। देखिए राजराज प्रथम या जो राजेंद्र चोल है, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम है, यानी चोल साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। क्वेश्चन पूछ लेगा चोल साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन थे? राजेंद्र चोल। क्या नाम था उसका? राजेंद्र चोल। देखिए ये अपने पिता की तरह महान शासक था। इन्होंने क्या किया, चोल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता था। मैंने बताया ना ये महान राजा थे, इसलिए क्या है इसे चोल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ लेगा चोल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा जाता था? राजेंद्र चोल को। किसको? राजेंद्र चोल को। इसने क्या किया, देखिए पांड्यों को, चेरों को, श्रीलंका को, चालुक्यों को एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। इसने बहुत बड़े एरिया पे क्या कर दी? विजय प्राप्त की। यानी भारत का जो एरिया था, यानी हम देख सकते हैं ये जो लगभग ये इस साइड में रीजन है, यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? चोल रूल कर रहे थे। लेकिन इसने क्या किया, साथ ही साथ में जो श्रीलंका का रीजन है, ये श्रीलंका का रीजन भी जीत लिया इसने। ठीक है, तो साथ में जितने भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य है, पांड्या है, चेर है, सारे के सारे इन्होंने यहाँ बंगाल तक के एरिया तक को जीत लिया था। देखिए यहाँ पे एक नदी बहती है इंडिया के नॉर्थ में, गंगा नदी। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो इसने क्या है, ये गंगा तक का एरिया, ये बंगाल है, बिहार है, यहाँ तक के एरिया को जीत लिया था, यानी पूरे इस रीजन को जीत लिया था। और जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री के अंदर इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे कुछ यहाँ तक के एरिया को भी इसने जीत लिया था। तो इसलिए राजेंद्र चोल को क्या है, इतना महान सम्राट बताया गया है चोल राजवंश का। फिर उसने क्या किया, देखिए उसने बंगाल और बिहार को जीतकर गंगईकोंड की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगईकोंड की उपाधि धारण किसने की? राजेंद्र चोल ने। देखिए गंगईकोंड का मतलब क्या? गंगा नदी की बात कर रहा है। कोंड का मतलब होता है जीतने, यानी जो इसने क्या किया, गंगा नदी तक का एरिया जीत लिया। इसने अपने आप को गंगईकोंड बोला गया। ठीक है, तो गंगईकोंड कहा। फिर आगे इसने क्या किया, उसने क्या है, गंगईकोंड चोलपुरम नामक राजधानी बनाई। तो इसकी राजधानी का नाम पूछ लेंगे। राजेंद्र चोल की राजधानी का नाम गंगईकोंड चोलपुरम। उसने एक राजधानी अलग से बना दी थी। देखिए ये नाम थोड़ा सा वो है, तो इसमें देखिए गंगई का मतलब आप समझ गए, गंगा। कोंड का मतलब क्या है? जीत लिया, यानी जहाँ तक गंगा का एरिया जीत लिया था। और चोल का मतलब ये चोल सम्राट थे। तो इसने राजधानी का नाम रहा गंगईकोंड चोलपुरम। कैसे याद रखोगे? गंगईकोंड चोलपुरम। तो इसने अपनी राजधानी बनवाई थी। उसके उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर हो गए थे। क्यों हो गए थे? युद्धों के कारण। आपको पता है युद्ध के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इसके सारे के सारे जो उत्तराधिकारी वो बड़े कमज़ोर हो गए। राजधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम उसके क्या थे? उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन पूछ लेगा उसके उत्तराधिकारी कौन थे? राजधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम उसके उत्तराधिकारी थे। अब फिर आखिर में क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे ये क्या कमज़ोर पड़े, चोल शासक क्या है कमज़ोर पड़ गए युद्धों के कारण। तो 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने चोल प्रदेश पे आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और उसको क्या कर दिया, खिलजी सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर ही इसको मिला लिया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के राजा थे, ये दिल्ली सल्तनत के समय की बात है। ठीक है, तो हमने देखा कि चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसके सबसे महान जो राजा थे वो राजेंद्र प्रथम थे। इसने बहुत सारे एरिया को जीता और क्या चोल साम्राज्य को चरम तक पहुंचाया। लेकिन धीरे धीरे इसके जो शासक है कमज़ोर होते गए और बाद में क्या चोल साम्राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है मलिक काफूर ने उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया।